हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे, बहुत मस्त, बहुत स्वस्थ और काफी चुस्त तंदुरुस्त होंगे। और वही वाली एनर्जी जो आपने पिछले वीडियो में दिखाया था, वो सेम एनर्जी, सेम पोटेंशियल आपकी इस वीडियो में भी दिखाई दे रही होगी। और आज जो हम लोग लेकर के आए हैं वो एक नया चैप्टर लेकर के आए हैं, और उस नया चैप्टर में क्या होने वाला है, तो चलिए आज के चैप्टर के बारे में हम लोग डिस्कशन करें। आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो है हमारा जल संसाधन। कौन सा चैप्टर रहने वाला है? जल संसाधन। अर्थात मेरे कहने का मतलब जल, पानी, नीर वो एक संसाधन है। ठीक है, कैसे कैसे वो एक संसाधन। और हाँ, वे सारे बच्चे जो इस सीरीज का हिस्सा बनना चाह रहे हैं, इस सीरीज में भाग लेना चाह रहे हैं, तो कृपया आप हमारा स्टार्टिंग से सारे वीडियोस को देखें और पूरा पूरा एसएसटी आपको यूं ऐसे कवर कराई जाएगी जैसे आपको कभी महसूस ना होगा कि ये हमारे लिए एक टफ सब्जेक्ट है। बिल्कुल इजी सब्जेक्ट के जैसे, बिल्कुल आसान भाषा में, आपके लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में आपको एसएसटी बताई जाएगी। और ये एसएसटी आपके लिए काफी दमदार और काफी धमाकेदार सेशन के साथ होने वाला है। ठीक है, आइए हम लोग चर्चा करते हैं अपने इस अध्याय के ऊपर। जो हमारा अध्याय रहने वाला है वो क्या है? चैप्टर 3 जल संसाधन। क्या रहने वाला है हमारा? अध्याय 3। कौन सा अध्याय? 3। और वो कौन सा? जल संसाधन। याद रहे, आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम क्या है बाबू भैया? जल संसाधन। अच्छा, मैं एक चीज आपसे पूछ रहा हूं, क्या जल एक नवीकरणीय संसाधन है? फटाफट जवाब देंगे सभी बच्चे। क्या जल एक नवीकरणीय संसाधन है? और नवीकरणीय के अंतर्गत भी एक और भाग होती है जिसे हम बोलते हैं चक्रीय संसाधन। क्या बोलते हैं? चक्रीय संसाधन। मैं ये कह रहा हूं कि जल नवीकरणीय संसाधन है। कैसा संसाधन है? नवीकरणीय। लेकिन इस नवीकरणीय के साथ साथ ये जो जल है ये चक्रीय संसाधन। कैसा संसाधन है भैया? ऑलरेडी ये तो नवीकरणीय संसाधन है ही, लेकिन उसी के साथ साथ जल हमारा चक्रीय संसाधन भी माना जाता। एक और इंपॉर्टेंट थिंग, जल संसाधन पढ़ने वाले हैं, क्या आपको पता है भारत में जल दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जल दिवस प्रत्येक 22 मार्च को कब मनाया जाता है? प्रत्येक 22 मार्च। फटाफट इसको आप नोट कर लेंगे कि भारत में जो हमारा जल दिवस है वो कब मनाया जाता है। तो बाबू भैया प्रत्येक 22 मार्च कब मनाया जाता है? प्रत्येक 22 मार्च। ठीक है, तो कब मनाया जाता है? 22 मार्च, है ना? फटाफट लिखते हैं 22 मार्च। 22 मार्च को प्रत्येक वर्ष क्या मनाया जाता है? जल दिवस के रूप में हम लोग मनाते। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और फटाफट चर्चा करेंगे इस चैप्टर की ओर कि अब हमें इस चैप्टर के अंदर और भी बहुत सारी चीजें पढ़नी है, जिसमें हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? परिचय। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे बाबू भैया? परिचय के बारे में। आइए हम लोग देखते हैं परिचय के बारे में। आखिर ये जो हमारा परिचय है, परिचय क्या कहता है, परिचय क्या बताता है, फटाफट देखेंगे और चर्चा करेंगे। ठीक है, फटाफट देखेंगे और हम लोग परिचय के बारे में चर्चा करेंगे कि एक्चुअली में जो हमारा परिचय है हमें किन किन बातों को पढ़ने के लिए कह रहा है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर्स क्या है, परिचय के अंतर्गत क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हम लोग, उन सभी चीजों को एक एक करके व्याख्या के साथ समझेंगे। सबसे पहली चीज, पृथ्वी पर जल संसाधन की उपस्थिति को समझना है। परिचय के अंदर हम लोग सबसे पहला चीज क्या पढ़ेंगे? पृथ्वी पर हमारा जो जल अवेलेबल है उसके बारे में, कि आखिर हमारे पृथ्वी पर जल संसाधन है उसकी उपस्थिति कैसी है, कितना परसेंट है, कैसे प्रेजेंट है, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे हमें पढ़ना है जल के संरक्षण के बारे में। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आखिर जल कैसे संरक्षित होगा, जल को हम कैसे बचाएंगे, और जल को जब हम बचाएंगे तो कैसे उसका हम इस्तेमाल करेंगे बच बचकर, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी जल को लगातार निरंतर बनाए रखा जा सके। उसके बाद हम लोग देखेंगे
कि कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा कुछ चलाई जाने वाली एक दो परियोजनाएं हैं जिसके अंतर्गत हम लोग एक एक टॉपिक को कवर करें। हमारे यहाँ कुछ भारत सरकार के द्वारा भी परियोजनाएं चलाई गई, वो किस लिए, ताकि हम हर घर तक जल की उपलब्धता को पूर्ण रूप से पहुंचा सके, जल को भरपूर मात्रा में हम क्या कर सके, पहुंचा सके। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे कुछ राज्य सरकार द्वारा भी तो चलाई गई परियोजनाएं होंगी, केवल केवल केंद्र सरकार ही नहीं, राज्य सरकार के द्वारा भी चलाई गई परियोजनाएं होंगी और केंद्र सरकार के द्वारा भी चलाई गई परियोजनाएं होंगी, यानी कहीं ना कहीं दोनों तरह के सरकार के द्वारा चलाई गई जो परियोजनाएं हैं उसके बारे में भी हमें डिस्कशन करना है, उसके बारे में भी हमें पढ़ना है। ये था हमारा पूरा पूरा परिचय। अब हम इस चैप्टर के अंतर्गत आगे चलेंगे तो आगे हमें क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो हमारा पृथ्वी पृथ्वी कैसा है भाई, राउंडेबल है, गोल है। पृथ्वी कैसा है, गोल, ठीक है। अब इसके अंदर कितना परसेंट जल है और कितना परसेंट पानी, कितना परसेंट जल है और कितना परसेंट पानी, तो ये हमारा हो गया जलीय भाग। इस पृथ्वी के अंदर 71% यानी 71% जल और 29% यानी कि 29% क्या है बाबू भैया, ठीक। तो ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ध्यान देंगे सारे, ये वाला जो हमारा पोर्शन है, ये वाला पोर्शन क्या, जलीय भाग, ये वाला हमारा पोर्शन क्या है बाबू भैया, जलीय भाग, और ये वाला पोर्शन हमारा क्या है, स्थल, ये वाला हमारा पोर्शन क्या है, स्थल भाग। यानी एक है जलीय भाग और एक है स्थल भाग, अर्थात कहने का मतलब 71% हमारे पास हमारे पृथ्वी पे जल अवेलेबल है और 29% हमारे पृथ्वी पर स्थल मौजूद है। यहाँ तक चीजें सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गई, लेकिन आपके मन में एक सवाल चल रहा होगा कि सर अगर 71% यहाँ पे जल अवेलेबल है फिर भी कैसे हमारे आस पड़ोस में जो जल की कमी होती है, जल की नितांत कमी होती है, वो कैसे होती है, आखिर क्यों हमें जल की कमी का सामना करना पड़ता है, इन भी चीजों को हम एक एक करके समझेंगे। अब चलिए हम लोग डिस्कशन करते हैं कि अगर 71% हमारे पास जल है तो आखिर क्यों हमारे साथ जल की कमी होती है, हमें क्यों जल की नितांत कमी का सामना करना पड़ता है। चलिए हम फटाफट करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक 100% ले लेते हैं कुल जल। कुल जल, कुल जल हमारे पास कितना है सर, 100%। यानी अगर पृथ्वी की बात करें तो मैं इसको 100% बता रहा हूँ, ठीक है। ये 71% को हम 100% लेके चले, ये तो पूरा पूरा पृथ्वी 100% है, इसको हम स्थल को हटा दिए तो मेरे पास जल पूरा पूरा 100% बच रहा है, ठीक है। अभी हम केवल और केवल जल का डिस्कशन करेंगे, तो कुल जल हमारे पास कितना है, 100% है सर। कुल जल हमारे पास कितना है, 100%। अब जब हमारे पास कुल जल 100% है तो हम इसी के अंतर्गत कुछ चर्चाओं को रखेंगे, कुछ चर्चा कैसे चर्चा करेंगे। अब हम इसको दो भाग में बांट रहे हैं, एक तो लवणीय जल और दूसरा अलवणीय जल। ध्यान से समझेंगे, एक हमारा हो जाएगा लवणीय जल, एक हमारा क्या हो जाएगा बाबू भैया, लवणीय जल, और दूसरा हमारा क्या हो जाएगा, अलवणीय जल। एक है हमारे पास लवणीय जल और दूसरा हमारे पास क्या है, अलवणीय जल। हमारे पास जो अलवणीय जल है वो कितना है, 3.5%। हमारे पास अलवणीय जल कितना है, 3.5%, ठीक है। ये हमारे पास अलवणीय जल अवेलेबल है, और जो हमारे पास लवणीय जल की मात्रा अवेलेबल है वो कितना है, तो 96.5%। ये हमारे पास अलवणीय जल का मात्रा है और ये हमारे पास लवणीय जल का मात्रा है। अब इसके अंदर भी कुछ डिपार्टमेंट्स, क्या क्या डिपार्टमेंट्स है, आइए एक एक करके देखते हैं। तो ये जो हमारा अलवणीय जल है इसकी अगर हम बात करें तो इसमें भी कुछ भाग दिए गए हैं, जिसमें हमारे पास अलवणीय जल के अंतर्गत जो हमारा भाग है वो क्या है, एक तो है बर्फ और दूसरा क्या है हमारे पास बाबू भैया, भूजल।
एक तो हमारे पास है बर्फ और दूसरा हमारे पास क्या है, भूजल। अब इस 3.5% के अंदर बर्फ कितना है, तो बर्फ जो है हमारे पास वो 70% है, और हमारे पास भूजल कितना है, तो लगभग ऐसा माना जाता है कि ये जो सतह के अंदर, जो भूमि के अंदर का जल है वो, तो वो लगभग हमारे पास कितना है, 30%। अब इस चीज को समझेंगे। भूजल का मतलब हो गया वैसा जल जो हमें सतही अपवाह से प्राप्त होता है। वैसा जल जो हमें सतही अपवाह से प्राप्त होता है और साथ ही साथ भूमिगत होता है। देखो, एक तो भूमिगत मिलता है और दूसरी ये सतही अपवाह पे प्राप्त होता है, वो है हमारे पास भूजल। और कुल जल का, यानी ये जो हमारे पास कुल जल है 100%, इस कुल 100% जल की अगर मैं बात करूं तो ध्यान देने योग्य ये बातें हैं। अगर मैं कुल 100% जल की मैं बात करूं तो हमारे पास ध्यान देने योग्य ये बातें हैं कि इस कुल 100% जल का भूजल जो हमारे पीने लायक है, जो हमारे उपयोग के लायक है, जिसे हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, पीने में, कपड़ा धोने में, खाना बनाने में और तरह तरह के कामों में जो हम लोग उपयोग करते हैं, वो भूजल मात्र और मात्र इस 100% में से ओनली वन, लगभग कितना परसेंट है बाबू भैया, लगभग 1%। लगभग कितना परसेंट है हमारे पास भूजल, ओनली वन 1% है, जिसे हम क्या करते हैं अपने दैनिक जीवन के अंदर खाना बनाने में, पीने में, कपड़े धोने में और तरह तरह के अलग अलग काम करने में उसका इस्तेमाल करते। यहाँ तक सभी को क्लियर है? पर सर ये लवणीय जल क्या है? बाबू भैया, खारे जल का आप नाम सुने हैं कभी? खारा जल, ये एक ऐसा जल है जिसे हम पीने में उपयोग नहीं कर सकते, अपने दैनिक कामों में हम उपयोग कर सकते बिल्कुल नहीं। ये जल हमारे उपयोग के लायक नहीं है, परंतु ये जो हमारा अलवणीय जल है, इसके अंदर जो भूजल है 3.5% का 30% मैं बात कर रहा हूँ, तो ये वाला भूजल हम उपयोग कर सकते हैं। और ये कुल जल का, कुल 100% जल का मात्र और मात्र कितना परसेंट आता है, 1% आता है, जो हमारे पीने, खाने, कपड़ा धोने और अनेक प्रकार के कामों में इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? आई होप यहाँ तक सभी बच्चों को ये सारी बातें बिल्कुल क्लैरिफिकेशन के साथ समझ में आ रही होगी। यहाँ तक एक भी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं आया होगा। और अगर बेटे आए हैं डाउट, लगा दो कमेंट में डाउट की देर। मैं हूँ मैं हूँ तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व करने के लिए भाई, ऑलरेडी अवेलेबल 24/7 अवेलेबल हूँ, मैं आपके हर एक डाउट को दूर करूंगा। अब चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक भविष्यवाणी की गई थी, एक भविष्यवाणी की गई थी, और वो भविष्यवाणी क्या थी कि 2025 तक 20 करोड़ लोग जल की कमी का सामना करेंगे, जल की कमी का नितांत सामना करेंगे, यानी काफी भयंकर वाली जल की कमी होने वाली है 2025 तक के अंदर। और अभी तो भैया प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 2026, प्रेजेंट में क्या चल रहा है, 2026। तो ये एक भविष्यवाणी की गई थी, और वो भविष्यवाणी की गई थी लगभग लगभग ये भविष्यवाणी कहीं ना कहीं 50% सच्चाई साबित हुई है। हालांकि 20 करोड़ तो नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जल की कमी का काफी अच्छा खासा सामना करना पड़ा है। फिर कहता है कि भारत का प्रति व्यक्ति जो अंदाजा है, जो प्रति व्यक्ति हमारा जल का उपलब्धता है, वो विश्व में जब देखा गया तो 133वें स्थान पे आता है। यानी प्रति व्यक्ति कितना लीटर जल का यूज करेंगे उसका जब अंदाजा लगाया गया, तो विश्व के अंदर, वर्ल्ड के अंदर हमारा भारत का रैंक कितना आया, 133। हमारे भारत का रैंक कितना आया बाबू भैया, फटाफट बता देंगे, 133वां, यानी 133 रैंक पे हमारा इंडिया आता है। किस मामले में, कि भारत के अंदर प्रति व्यक्ति कितना जल इस्तेमाल किया जाता है। इस मामले में जो हमारा भारत है
वो हमारा भारत 133 रैंक पे आता है। अब हम लोग फटाफट आगे बढ़ेंगे। आगे क्या देखेंगे, हमारे पास जल दुर्लभता एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे पास जल दुर्लभता क्या है, एक बहुत ही बड़ी समस्या मानी जा रही है। और वो समस्या क्या है कि जब, ध्यान से समझेंगे इसे, देखो ये आप कुछ इमेजेस को देख के बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ये जो हमारे पास कुछ इमेजेस दिखाई दे रहे हैं आपको, इनको आप देख करके बहुत अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आपको कुछ चीजें क्लेरिफिकेशन के साथ बिल्कुल ही क्लियर होती चली जाएंगी। ये सूखा इलाका दिख रहा है, ये सूखा इलाका क्या है वो भैया, यहाँ पे आप केयर कर रहे हो, कुछ महिलाएं अपने हाथ में बाल्टी और इधर घड़े लेकर के, बच्चे आपको दिख रहे होंगे दोनों हाथों में क्या क्या है, बेचारा घड़ा लेकर के वो एक दूर इलाके से पानी लेकर के चला आ रहा है। काफी दूर दराज के इलाके से वो पानी लेकर के बता आ रहा है। बिहाइंड द रीजन, क्योंकि उसके एरिया में सूखा पड़ा है। और आप दूसरे इमेज को देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी के टैंकर खड़े और पानी लेने के लिए लोगों की भीड़ जो आप देख रहे हैं, काफी कर्कश भीड़ दिखाई दे रही है। अब हम बात करेंगे कि आखिर जल दुर्लभता है क्या। तो ये कहता है वर्षा में वार्षिक और मौसमी परिवर्तन के कारण जल की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। यानी कहता है जब बारिश होती है तो साल और मतलब जो हमारा सालाना जो मौसम का परिवर्तन होता है, उसके कारण जल संसाधन की उपलब्धता में, यानी जो कभी कभार क्या होता है, बारिश ज्यादा होती है, जल ज्यादा अवेलेबल होता है, कभी कभार बारिश न होती है तो जल की उपलब्धता क्या होती है, थोड़ी घट जाती है। तो जल की उपलब्धता में समय और स्थान के अनुसार विभिन्नता पाई जाती है। यानी कई जगह ऐसा भी होता है जहाँ पे बारिश अच्छी खासी नहीं होती है, और कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश भरपूर होती है, और कई जगह ऐसा होता है कि बारिश थोड़ी लेट होती है, मानसून थोड़ा पहले आ जाती है। ऐसी कंडीशन में जल की उपलब्धता में क्या होती है, कमी आ जाती है। जल की उपलब्धता में क्या होती है बाबू भैया, कमी आ जाती है। और जल की कमी का कारण क्या है, जल की कमी का कारण क्या है, आइए हम लोग उसको समझते हैं एग्जैक्टली जल की कमी का कारण क्या है। ठीक है, अतिशोषण, अत्यधिक प्रयोग और समाज के विभिन्न वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण जल की कमी होती। सिंपल सा फंडा है। हमारे एरिया में जल का कमी का कारण इस वजह से भी है कि यहाँ पे बहुत ही ज्यादा अतिशोषण होता है। क्या होता है, बहुत ही ज्यादा जल का अतिशोषण होता है। हमें जरूरत है एक बोतल पीने के लिए, हम 2 बोतल खरीद लिए, एक बोतल पिए, दूसरे बोतल को छोड़ दिए, फेंक दिए, उसका पानी वेस्ट कर दिए। हमें नहाने के लिए 2 टब पानी चाहिए, लेकिन हम यूज कितना कर रहे हैं, 4 टब। हाँ, मैं एक चीज तो मानता हूँ, हमारे यहाँ के बच्चे भाई बहुत परफेक्ट है। ठंडी में बहुत जल संसाधन को बचाते, जल को बहुत बचाते। ठंडी के अंदर, ठंडी के अंदर वो जल संसाधन को बहुत अच्छे से बचाते। वो कैसे, बिल्कुल आपके मन में ये सवाल चलेगा, सर वो कैसे, मैं बताऊं वो कैसे। भाई तुम ठंडी में नहाते हो क्या, 4-4 दिन तक नहाते नहीं हो, बोलते हो जल संसाधन बचा रहे हैं, जल संसाधन बचा रहे। अरे भैया जल को नहीं बचा रहे हो, आपको ठंड लग रही है इसलिए आप नहीं नहा रहे हो, किसने कहा आप जल संसाधन बचा रहे हो। खैर कोई बात नहीं, आप हो तो हमारे रसगुल्ले, हो बड़े क्यूट से, बहुत प्यारे से। तो जल का अतिशोषण हो रहा है, हम लोग हद से ज्यादा उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, और समाज के जो अलग अलग वर्ग हैं, गरीब अमीर, इस तरह के वर्गों में जल का असमान वितरण के कारण भी हमारे भारत देश के अंदर जल की कमी हो रही है। यहाँ तक आई होप कि सभी को क्लियर होंगी। और अगर किसी को डाउट है तो फटाक से अपने डाउट को बस कमेंट में पेस्ट कर दें, ताकि मैं आपको हर एक डाउट को अच्छे से क्लैरिफिकेशन के साथ समझा पाऊं। आगे बढ़ते हैं, और क्या क्या कारण है जल की कमी का, तो चलिए फटाफट देखते हैं। जल दुर्लभता अत्यधिक और बढ़ती जनसंख्या तथा उसके परिणाम स्वरूप जल की बढ़ती मांग और उसके असमान वितरण का परिणाम हो सकता है। यानी अगर हम बात करें जल दुर्लभता की, यानी जल जो खराब हो रहा है, जल बर्बाद हो रहा है, जल गंदा हो रहा है। आखिर जल क्यों गंदा हो रहा है, तो अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, जो हमारी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ते जा रही है। अब जब हमारी जनसंख्या बढ़ रही है तो क्या हमें जल का डिमांड हमारे यहाँ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है,
बाय द वे पहले आप समझे, पहले आप अकेले हो, आपको प्यास लगी, आपने एक बॉटल खरीदा, पूरा पानी गटक गए। अभी जब आप घूम रहे हैं, आपके साथ आपकी मम्मी भी हैं, आपके पापा भी हैं, अब प्यास लगी आप सभी को, तो पहले आपने एक बोतल पानी में आपकी प्यास खत्म हो गई थी, अभी आपके मम्मी और पापा भी साथ में, उनको भी पानी पीने हैं, तो क्या जल का डिमांड बढ़ेगा? अब एक बोतल से आप 2 बोतल पानी लोगे। फिर सपोज मान लो आपको, आपके भाई हैं, आपकी बहन भी आपके साथ, आपके मम्मी पापा, अब आप 5 लोग कुल हो गए हैं, और जब सबको प्यास लगी तो क्या एक बोतल पानी में सबकी प्यास खत्म हो जाएगी? नहीं होगी। फिर वहां भी क्या है, जल का डिमांड बढ़ गया। वहां भी जल का डिमांड क्या है, सिंपल सी चीज है, वहां भी जल का डिमांड बढ़ गया, तो अत्यधिक बढ़ती जनसंख्या, जिसके परिणाम स्वरूप जल की मांग मतलब बहुत हड़बड़ा करके बढ़ रही है, और उसके असमान वितरण का परिणाम भी हो सकता है, जिसके कारण जल दुर्लभ हो रहा है, जल की कमी भी हो रही है। जल अधिक जनसंख्या के लिए घरेलू उपयोग में ही नहीं, बल्कि अधिक अनाज उगाने के लिए भी चाहिए। अब सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा फंडा है, मैं अकेला, मेरे लिए 4 रोटी इनफ है। अब मैं अपनी मैम के साथ आ जाऊं, उनके लिए भी 4 रोटी लानी पड़ेंगी मुझे। फिर मैं मेरे बच्चे के साथ आ जाऊं, उसके लिए मुझे 4 रोटियां लानी पड़ेंगी। फिर मैं मेरे मम्मी पापा के साथ हूँ, उनके लिए मुझे 4 4 रोटियां लानी पड़ेंगी। यानी पहले मैं अकेला हूँ, मुझे 4 रोटी मेरे लिए इनफ, यानी उसके लिए कम उत्पादन चाहिए, कम फसल उगाना पड़ेगा। लेकिन जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, जैसे जैसे हम काउंटिंग में बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे रोटियों की भी डिमांड तो बढ़ रही है। फिर क्या, जैसे हमारी रोटी की डिमांड बढ़ गई, वैसे ही फसल उगाने के लिए फसल उगाने का डिमांड बढ़ जाएगा। अब पहले इतने से एरिया में गेहूं उगा लिए, आराम से हम खा लिए, लेकिन अब मुझे इतना बड़ा एरिया चूज करना होगा ताकि हमारे घर के हर एक मेंबर को रोटियां मिल सके, खाना मिल सके। तो जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, फसल का उत्पादन भी बढ़ रहा है, और फसल का उत्पादन में सिंचाई के लिए उस हिसाब से पानी की भी तो बढ़ती मांग है ना। सिंचाई करने के लिए पानी और ज्यादा चाहिए। पहले छोटा सा खेत था, कम पानी लगता था, अब बड़ा सा खेत हो गया, और ज्यादा पानी चाहिए। चाहिए कि नहीं चाहिए? बिल्कुल चाहिए, हमें बिल्कुल पानी चाहिए। और क्या कहता है, अतः अनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अतिशोषण करके ही सिंचित क्षेत्र बढ़ाया जा सकता है, और सिंचित क्षेत्र बढ़ाने के बाद गर्मी के मौसम में भी खेती की जा सकती है। यानी कहने का मतलब है कि अगर हमें अनाज का उत्पादन बढ़ाना है, चावल, गेहूं, आटा, जितनी भी चीज, जितने भी प्रकार के फसल हैं, जितने भी प्रकार के अनाज हैं, जनसंख्या बढ़ेगी, डिमांड भी बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, फसल उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, और अगर हमें फसल उत्पादन बढ़ाना है तो जल संसाधन का अत्यधिक उपयोग करना पड़ेगा, जिसके कारण जल का क्या होगा, अतिशोषण। जल का क्या होगा बाबू भैया, अतिशोषण। जब हम जल का डिमांड बढ़ाएंगे, जल ज्यादा मांगेंगे, तो जल का अतिशोषण होगा ना। ऑफ कोर्स सिंपल सी चीज है कि फिर क्या होगा, जल का अतिशोषण होगा, और जब हम जल को अत्यधिक उपयोग करेंगे तो सिंचित क्षेत्र को बढ़ाएंगे। सिंचित क्षेत्र को बढ़ा करके हम गर्मी के मौसम में भी खेती कर सकते हैं, यानी शुष्क ऋतु में भी, जब बारिश नहीं होती, उस समय भी हम लोग क्या कर सकते हैं, खेती को बढ़ावा दे सकते। अब कहते हैं कि शिक्षित कृषि में जल सबसे ज्यादा उपयोग होता है। ऑफ कोर्स ऐसी खेती जिसमें हमें काफी ज्यादा पानी पटाने की आवश्यकता होती है, काफी ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में ले लूं, आप अभी अपने घर के आस पड़ोस के समय में देखोगे, अगल बगल में देखोगे, अभी धान की खेती हो रही है, तो उस धान की खेती के लिए ना हमारे पास जल अवेलेबल मात्रा में होनी चाहिए, जल भरपूर मात्रा में होनी चाहिए। अगर हमारे पास जल अवेलेबल मात्रा में नहीं होगा तो क्या हम धान का खेती कर सकते हैं, धान उगाया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल उगाया नहीं जा सकता है। ऑफ कोर्स, तो जब धान नहीं उगाया जा सकता है तो वैसी स्थिति में हम क्या कहते हैं कि अगर हमें शिक्षित कृषि करनी है तो उसमें जल का सबसे ज्यादा डिमांड होता है, वहां पे जल सबसे ज्यादा यूज होता। शुष्क कृषि में तकनीक तथा सूखा प्रतिरोधी फसल के विकास के लिए भी अब कृषि क्षेत्र में क्रांति लाने की आवश्यकता है। यानी क्या कहता है, जो शुष्क कृषि है उसमें टेक्नोलॉजी की मदद से जो सूखा प्रतिरोध फसल है, यानी जो बिल्कुल सूखे इलाके में होने वाले फसल है, उसमें भी डेवलपमेंट करके अब हमें कृषि क्षेत्र में क्रांति लानी पड़ेगी, और वहां भी हमें क्या करनी है भैया, इस कारण से हम क्या कर सकते हैं, जल को बचा सकते हैं।
अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो क्या रहने वाला है बाबू भैया? पहले तुम्हें थोड़ी सी पानी पी लो। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे हम लोग क्या देखेंगे कि नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है और वो ये है, क्या है फटाफट समझेंगे। किसान जैसे बहुत सारे ऐसे किसान होते हैं जो अपने खेत पर अपने निजी कुएं और नलकूप लगा रखे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने खेत में क्या करते हैं, अपना पर्सनल कुआं, अपना पर्सनल नलकूप को लगा रखे हैं। उससे क्या फायदा होता है कि वाह भैया हम जब खेती करना चाहें तब हम खेती कर सकते हैं। आई बात समझ में? हम जब खेती करना चाहें तब हम खेती कर सकते हैं। जब हमें अपने खेत को सिंचित करना हो, जब हमें सिंचाई करने की आवश्यकता हो, हम सिंचाई भी कर सकते हैं। एंड जिनसे सिंचाई करके उत्पादन क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो अपने खेतों के अंदर निजी कुआं बना रखे हैं, अपना पर्सनल नलकूप बैठा रखे हैं, बड़े बड़े मोटर्स लगा रखे हैं, जिससे वो क्या करते हैं, जैसे ही पानी पटाते हैं तो उससे क्या होता है, उनका जो अपना उत्पादन है वो काफी बड़े स्तर पे बढ़ता चला जा रहा है। क्लियर है? और मैं बात करूं, इसके कारण भौम जल स्तर नीचे गिर सकता है। अब अगर इमेजिनेशन कीजिए कि हर घर में, हर एरिया में, हर जगह पर कुआं ही कुआं दिखे आपको, जैसे सपोज दैट ऐसे हम मानते हैं, ठीक है, क्या मानेंगे, ये मेरा खेत है, ठीक है, फटाफट देखेंगे, ये मेरा खेत है, ये मेरे भाई का खेत है, ये मेरे दोस्त का खेत है, और ये आपका खेत है, ये आपके दोस्त का खेत है। इस प्रकार से हर एक जगह पे खेती खेत दिखाया जा रहा है और हमें हर जगह पे खेती करनी है। यहाँ पे एक कुआं, 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 हर खेत के अंदर एक कुआं ही कुआं है। अब कुआं में पानी कहाँ से प्राप्त होता है? भूमि के नीचे से, भौम जल स्तर से। अब जब हमें भौम जल स्तर से पानी प्राप्त होता है तो क्या इतना चीज तो हमें समझ में आ रही है ना कि नीचे का जो पानी का स्तर है, जो उसका सोए है जिससे पानी आता है, वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचा चला जाएगा और वो स्तर क्या होगा, भौम जल स्तर बिल्कुल ही गिर जाएगा। अब इसमें भी, यहाँ भी कुआं, इसको पूरा सुखा देंगे, यहाँ कुआं, इसको पूरा सुखा देंगे, इसको भी, इसको भी और इसको भी, पूरे के पूरे कुओं को हम लोग क्या करेंगे, बिल्कुल ही सुखा देंगे। अब सुखाने के बाद क्या होगा, सिंपल सी चीज है कि उसका स्तर जो होगा बिल्कुल ही गिर जाएगा, ठीक है, उसका जो स्तर होगा वो क्या होगा बाबू भैया, बिल्कुल ही गिर जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पे भौमजल स्तर गिर जाएगा। वही चीज यहाँ पे समझाया गया है। क्या समझाया गया कि ये जो हर किसान अपने खेत के अंदर, हर एक किसान अपने खेत के अंदर जो सिंचाई करने के लिए निजी कुआं, इस तरह से निजी नलकूप जो बैठाए जा रहे हैं, इस निजी कुआं, इस निजी नलकूप के कारण क्या हो सकता है कि सिंपली सी चीज है, ये होगा कि वहां पे भौम जल स्तर यानी भूमि के नीचे का जल स्तर, देखिए भौम जल स्तर का मतलब क्या हुआ, जो हमें भूमि के नीचे से जल प्राप्त होता है। भूमि के नीचे से प्राप्त होने वाला जल को क्या कहते हैं, भौम जल स्तर, ठीक है।
जो हमें भूमि के नीचे से प्राप्त होता है और लोगों के लिए जल की उपलब्धता में ये कमी ला सकती है। जब हमारे यहाँ भौमजल स्तर पूरा पूरा गिर जाएगा, सूखा होने लगेगा, एरिया सूखने लगेगा, तो क्या वो हमारा दैनिक जीवन पे इफेक्ट नहीं डालेगा? हमारे दैनिक जीवन को इफेक्ट करेगा। हमारे पीने के लिए पानी की कमी होगी, हमारे नहाने के लिए पानी की कमी होगी, कपड़े धोने के लिए पानी की कमी होगी, बर्तन धोने के लिए पानी की कमी होगी। और इससे सबसे ज्यादा खुश पता कौन होंगे? बेचारी वे लड़कियां, बेचारी वे लड़कियां जिन्हें घर में घिस घिस कर पोछा मरवाया जाता है। हाय, ये फीलिंग, वो तो बड़ी खुश होंगी, चलो पानी खत्म हो गया, पोछा मारने का झंझट खत्म हो गया। ऐसा नहीं है बच्चों, अगर पानी खत्म हुआ तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, जल की उपलब्धता में कमी आई तो प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी, और थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स बढ़ेगी। और भोजन सुरक्षा भी हमारे लिए वैसी स्थिति में खतरे में पड़ सकता है। यानी अगर जल का नितांत कमी हो जाए, भौम जल स्तर गिर जाए, तो हमारे भोजन में भी उसका एक बहुत बड़ा इफेक्ट देखने को मिल सकता है। सो हमें जल को बहुत बचाना चाहिए, ठीक है। और ऐसी स्थिति से हमें बचनी चाहिए। हमें पर्सनल निजी कुआं, निजी नलकूप हर खेत के अंदर नहीं लगाना। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। अब हम लोग आगे चलते हैं। आगे का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है बाबू भैया? एक चीज मैं बताता हूँ, हमारे यहाँ नदियों पे भी तो पानी है। हमारे यहाँ क्या है? नदियों में भी पानी है। अब उस नदी के पानी में भी क्या दुष्प्रभाव है? क्या वो पानी भी गंदा हो रहा है? कुछ नदियों के पानी के ऊपर भी तो दुष्प्रभाव होगा। ये तो भौम जल था, सतही अफवाह था, लेकिन क्या नदी के पानी, भौम जल जो भूमि के नीचे से आया, और सतही अफवाह जो नदी के ऊपर में बह रहा है, यानी भूमि के ऊपर पर जो सतह पे बह रहा है, उसे क्या बोलेंगे? सतही अफवाह का पानी। तो क्या नदियों पर भी दुष्प्रभाव पड़ते हैं? आइए हम लोग समझते हैं। नदियों के ऊपर क्या क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, कैसे दुष्प्रभाव पड़ रहा है? तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो वो हमारे लिए होने वाला है बढ़ती जनसंख्या। सबसे पहली चीज क्या होने वाली है? बढ़ती जनसंख्या। बढ़ती जनसंख्या कैसे जो हमारा नदी के ऊपर है वो दुष्प्रभाव लाती है, आइए अब उसको डिस्कशन करते हैं, उसको बड़े अच्छे से समझते हैं। जैसे 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 हमारी जनसंख्या बढ़ रही है, हमारी जरूरतें भी बढ़ रही हैं, और जब हमारी जरूरतें बढ़ रही हैं तो क्या हम भर भर के अपनी सारी चीजों को, जरूरत की वस्तुओं को इस्तेमाल में ला रहे हैं। जब हम अपने भर भर के जरूरत की वस्तुओं को इस्तेमाल में ला रहे हैं, तो क्या उसका बचा हुआ अपशिष्ट हम निकाल देते हैं एक नाले के थ्रू, और वो नाला कहाँ जाके मिल जाता है? नदी में। तो जितने भी कूड़े कचरे हैं, जनसंख्या बढ़ रही है, पूरा बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण पूरा जमा के कूड़ा कचरा कहाँ पहुंच जा रहा है? नदी। तो क्या नदी का पानी गंदा होगा? बिल्कुल होगा। क्या आप ऐसा पानी आप इस्तेमाल करेंगे? नहीं करेंगे। अब दूसरी चीज पे हम चलते हैं, आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन। दूसरी चीज हमारे लिए क्या हो सकता है भैया? मॉडर्नाइजेशन, आधुनिकीकरण। अब ये जो हमारे लिए आधुनिकीकरण है, ये आधुनिकीकरण हमारे लिए कैसे एक नदी के ऊपर इफेक्ट डालता है, किस टाइप से डालता है, उसको समझते हैं। जैसे जैसे अभी हमारा समय डेवलप कर रहा है, आधुनिक हम बनते जा रहे हैं, हम मॉडर्नाइजेशन बनते जा रहे हैं, तो तरह तरह के उद्योग डेवलप हो रहे हैं। तरह तरह के क्या डेवलप हो रहे हैं भैया? उद्योग। तरह तरह के क्या डेवलप हो रहे हैं बाबू भैया? फटाफट बताएंगे। उद्योग। तब तरह तरह के हमारे यहाँ उद्योग डेवलप हो रहे हैं। तो ये जो उद्योग डेवलप हो रहे हैं, वो औद्योगिकीकरण क्या कर रहे हैं? जैसे सपोज दैट एक बड़ा सा इंडस्ट्री खुला, जिसमें क्या होता है? कपड़े में कलर चढ़ाया जाता है। अब उस कलर चढ़ाने के लिए भी कौन सा पानी चाहिए भैया? हमारे पास जल चाहिए। जल में हम क्या करेंगे? केमिकल मिला देंगे। जब हम जल के अंदर केमिकल मिला देंगे तो वो पानी क्या हो जाता है? दूषित हो जाता है, केमिकल युक्त पानी हो जाता है। जब हम उसमें अपने कपड़े का कलर कर लेंगे, फिर उसका जो अपशिष्ट पानी होगा, जो खराब पानी होगा, जो दुर्लभ पानी होगा, जो दुर्लभता वाला पानी होगा, जो दुर्लभता वाला जल होगा, वो जल हम बहा देते हैं। वो बह करके कहाँ सीधा चला आया? नदी में चला आया। इसके कारण भी नदियों के ऊपर काफी इफेक्ट पड़ रहा है, जिससे वहां का जल क्या हो रहा है? बिल्कुल ही बेकार होता जा रहा है। यहाँ तक सभी को क्लियर है? यहाँ तक सभी को सारी चीजें समझ में आई? अब हम चलते हैं आगे कि आखिर जल प्रदूषण जो है उसके मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं। तो ये देखिए, जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं।
जल प्रदूषण के मुख्य कारण क्या क्या हो सकते हैं, चलिए इसको हम देखते हैं। तो अभी हम बात करेंगे कि सबसे पहला चीज, जल प्रदूषित हो रहा है। जल क्या हो रहा है, प्रदूषित। इसके मुख्य कारण क्या है, मेन कारण क्या है। सबसे पहला थिंग, घरेलू और औद्योगिक अपशिष्ट पदार्थ, यानी हम घर से जो सड़ा गला पदार्थ निकालते हैं और जो उद्योगों से जो खराब पदार्थ निकलते हैं, अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं, वो अगर पानी में मिल जाता है तो उसके कारण भी जल क्या हो जा रहा है, प्रदूषित हो जा रहा है। रसायन, कीटनाशक तथा उर्वरकों का कृषि में प्रयुक्त करना। अब आप क्या कर रहे हैं, तरह तरह के केमिकल्स, तरह तरह के कीड़ों की मरने की दवाई तथा अलग अलग प्रकार के खूब ज्यादा खाद हम खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपने ये इमेजिनेशन किया है कि जो आप रसायन, कीटनाशक और जो उर्वरक का खेती में इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कहाँ पे जाके मिलता है, वो कहाँ पे जाके मिलता है, खेत। अब खेत के अंदर क्या पाई जाती है, मिट्टी। ये समझो, ये मेरे पास एक खेत है, इसकी मिट्टी में आप फसल लगाए, क्या लगाए बाबू भैया, फसल। अब ये फसल के अंतर्गत आप तरह तरह के रसायन, तरह तरह के कीटनाशक, तरह तरह की दवाइयां डाल रहे हैं, तो वो सीधा इफेक्ट किस पे कर रहा है, मृदा पे। सीधा इफेक्ट किसके ऊपर कर रहा है, मिट्टी के ऊपर, मृदा के ऊपर। जब बारिश का पानी आएगा तो वो क्या करेगा, बारिश का पानी इस मृदा में मिलेगा और यहाँ से पूरा पूरा इस मृदा के साथ कण में बहेगा। और जब जल के कण में ये जो अपशिष्ट पदार्थ है, जो गंदी हमारा उर्वरक मिला हुआ और जो कीटनाशक और जो रसायन मिला हुआ जो मृदा होगा, उसके साथ वो धुलेगी, धुल करके वो पानी बहेगा। वो बिल्कुल ही उर्वरक वाला पानी होगा, बिल्कुल ही केमिकल युक्त पानी होगा। और वो पानी बह करके कहाँ चला जाएगा बाबू भैया, फटाफट, वो पानी बह के कहाँ जाएगा, कहाँ जाएगा वो पानी बह के, नदी में। कहाँ गया, नदी में। तो क्या उससे भी जल प्रदूषित हो रहा है, क्या उस कारण भी जल में प्रदूषण फैल रहा है, ऑफ कोर्स, ऑब्वियसली बात है, यस सर, वहां भी जल प्रदूषित हो रहा है। सब अब अगला हम देखते हैं, इसके साथ साथ और क्या है बाबू भैया, कि सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज, यानी उसी के साथ साथ जहाजों से होने वाला तेल का रिसाव। सबसे पहले हम लोग समझेंगे सामाजिक और धार्मिक रीति रिवाज के कारण कैसे जल प्रदूषित हो रहा है। आपने केयर किया होगा, मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ, उससे किसी भी बच्चे को अपने धार्मिक भावना पे नहीं लेके जाना है और धार्मिक आहत नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं एक चीज बता रहा हूँ, आपने देखा होगा बहुत सारी जब हम लोग प्रेयर्स करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो बहुत सारे उसके नदी के किनारे में गंदगियों को छोड़ देते हैं। जैसे आपने पूजा पाठ किया, आपने अगरबत्ती जलाया, तो अगरबत्ती आपने जलाया वो ठीक था, लेकिन उसका जो डस्ट है, उसका जो कवर है, उसकी जो पॉलीथीन पैक है, वो आप वहीं छोड़ देते हो। इस तरह के पूरे पूरे आप अपशिष्ट पदार्थ उस किनारे छोड़ देते हो। जब नदी में तेज पानी आएगी तो उसे क्या करेगी, अपने साथ बहा करके ले जाएगी। उन कारण से भी तो जल प्रदूषित हो रहा है ना, उन कारणों से भी जल गंदा फैल, जल में गंदगी फैल रही है ना, जल गंदा हो रहा है ना, बिल्कुल। और फिर जो बड़े बड़े जहाज चलते हैं समुद्र के अंदर, उनसे तेल का जब रिसाव होता है, यानी आप देखेंगे, ऐसे आपने मूवी वगैरह में देखा होगा कि जब जहाज जाते हैं तो उसके पीछे थोड़ी थोड़ी तेल कभी कभी रिस जाती है, यानी तेल लीक हो जाती है, समझो तो तेल का रिसाव हो जाता है और वो पानी में मिलता है। तो आप क्या देखोगे, उससे भी हमारा जल प्रदूषित हो रहा है, यानी उससे भी हमारा जल क्या हो रहा है, बिल्कुल ही खराब हो रहा है, बिल्कुल ही हमारा उससे भी जल बर्बाद हो रहा है। अब इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करें, तो इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं जे, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू भैया, जे। फटाफट आ जाओ सभी लोग। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, जे की बात करेंगे। जे क्या होता है, आइए देखते हैं, फटाफट सारे लोग आ जाइए। जे, जल जीवन मिशन। क्या क्या होगा, जल जीवन मिशन। चलिए फटाफट आ जाइए सभी लोग। जल जीवन मिशन क्या पढ़ने वाले बाबू भैया, जल जीवन मिशन, ठीक है। तो जल्दी से सारे लोग आ जाएं, जल जीवन मिशन को हम लोग कवर करेंगे और इसके बाद आई होप कि हमारी धीरे धीरे सिलेबस क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद हमारा सिलेबस क्या हो जाएगा, बहुत फास्टली हम लोग चलने वाले हैं और इसमें भी हम फटाक से अपना सिलेबस एंड करेंगे और आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जे क्या है, सभी लोग बताएं। जे क्या है,
JJM। बता लो भैया, JJM क्या है? जल जीवन मिशन। उसके तहत बताया जाता है कि हर घर जल पहुंचाना है, उसे ही हम कहते हैं JJM, जल जीवन मिशन। आइए इसको समझते हैं। भारत सरकार ने जल जीवन मिशन की घोषणा करके ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और विशेष रूप से जीवन यापन को आसान बनाने की सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। यानी इस मिशन के तहत भारत सरकार कहती है कि हम ये घोषणा करते हैं, हम ये अनाउंस करते हैं कि जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, जितने भी सुदूरवर्ती इलाके हैं, जितने भी गांव हैं जहां पे जल की उपलब्धता में कमी है, वहां के रहने वाले लोग जल की कमी का सामना करते हैं, तो उनके लाइफ में, उनके दैनिक जीवन में जल की जो मात्रा है वो भरपूर रूप से, उनको जिंदगी जीने के लिए भरपूर रूप से जल क्या किया जाए, प्रदान किया जाए। यानी हर घर तक जल पहुंचनी चाहिए, यही था JJM, जल जीवन मिशन। हर घर तक जल पहुंचनी चाहिए। जल जीवन मिशन का लक्ष्य ये था कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार यानी गांव में रहने वाले जितने भी परिवार हैं, उन सभी को प्रति व्यक्ति 55 लीटर के अनुकूल पानी दिया जाए। मतलब गांव के इलाके में, ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हर एक फैमिली के अंदर, हर एक परिवार के अंदर एक व्यक्ति के ऊपर 55 लीटर पानी मिनिमम मिलना ही चाहिए। ये टारगेट था JJM का, जल जीवन मिशन। और इस टारगेट के अनुकूल JJM अपना काम कर रहा। जैसे फिर आपने देखा होगा ग्रामीण जीवन में क्या आपको देखने को मिलेंगे बाबू भैया, ग्रामीण जीवन के अंदर आपको ये देखने को मिलेंगे कि जो बहुत सारे एरियाज है ना, उन बहुत सारे एरियाज में क्या होगा कि आपको बड़े बड़े टैंक लगे हुए मिलेंगे, ऐसे लोहे के पैनल बना करके उसमें एक बड़ा सा टंकी बैठा हुआ रहेगा, उसके नीचे कुछ पाइप्स लगाए हुए रहेंगे। वही था हमारा JJM मिशन, जल जीवन मिशन, जिसके थ्रू हर ग्रामीण, हर सुदूरवर्ती इलाके में जल की उपलब्धता मौजूद हो सके, जल उपलब्ध हो सके। यही था हमारा JJM। और इस तरीके से जो हमारा आज का टॉपिक है वो दी एंड होता है। और लास्ट हम जो नेक्स्ट क्लास के अंदर करने वाले वो क्या करेंगे, बहुउद्देशीय नदी परियोजना और समन्वित जल संसाधन प्रबंधन। कल की क्लास में हम लोग, नेक्स्ट क्लास में हम लोग नेक्स्ट पार्ट में इस टॉपिक को कवर करेंगे। और आई होप कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में ये पूरा पूरा सिलेबस क्या हो जाएगा सर, दी एंड हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम पूरे पूरे सिलेबस को चेक कर जाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर कर जाएंगे। तो इसी तरीके से आप लोग फुल पोटेंशियल के साथ, अपनी फुल एनर्जी के साथ, अपने फुल जोश के साथ बने रहिए हमारे साथ लगातार इस सीरीज में, ताकि आपका SST बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक मजबूत हो सके और सारी की सारी चीजें क्लियर हो सके। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय।